हेलो फ्रेंड्स। सो अब सेकेंड पार्ट ऑफ द ओनरशिप वीडियो का मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। उस वीडियो में कमेंट आया कि ये ओनरशिप नहीं है, ये तो रिव्यू ही नहीं है, ये स्पेसिफिकेशन वीडियो है, ये तो गूगल पे मिल जाता है। तो गूगल पे तो यार खोजने से दुनिया मिल जाती है। एनीवेज उन कमेंट्स को हटाते हैं और बात करते हैं ओनरशिप। तो लास्ट टाइम में हमने स्पेसिफिकेशन, चलिए स्पेसिफिकेशंस बता दी थी कि क्या है नहीं है, अब उसका जानते हैं क्या है। तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर हो गया अब। तो इसमें चलाने से सबसे पहला तो है कि आपको कहीं पर भी पावर लैग नहीं मिलता है। आप चल रहे हैं तो विद इन 500 के जो बाइक्स हैं उन सबको चेज करना हो या कुछ भी करना हो या अपने मूड में चलना हो तो आपको कहीं भी पावर लैग नहीं मिलता है। दूसरा है आपका ब्रेक्स इसके अच्छे हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें क्या है कि दूसरे बाइक्स में एबीएस तुरंत डिप्लॉय हो जाता है, इसमें थोड़ा सा देर से डिप्लॉय होता है। हो सकता है कि बाइक बहुत स्पीड में रहती है, इस कारण से उसको ज्यादा देर तक ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए इन्होंने ऐसा किया होगा, या पता नहीं, वो मेरा वहम भी हो सकता है। तीसरा आते हैं गाड़ी में वाइब्रेशन। एज कंपेयर टू 350 सीसी वाला इंजन बहुत कम है। अगर आप इसके रियर व्यू मिरर्स की बात करें तो रियर व्यू मिरर्स में इसका वाइब्रेशन नहीं आता है 80-90 की स्पीड में। मैंने 110-120 पे नॉर्मली क्रूज करता हूँ इसको, तो उसमें इसका मतलब मिरर वाइब्रेट होके और पीछे की विजिबिलिटी धुंधली हो जाए, वैसा इसमें अभी तक नहीं देखा गया है। तो वो एक अच्छी बात है, वाइब्रेशंस कम है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा, इसके टैंक पे ग्लास रख के इंजन का वाइब्रेशन देखा गया है एज कम्पेयर टू GT650। तो GT650 डबल सिलेंडर इंजन है, तो उससे कंपेयर इस तरह से नहीं कर सकते। तो एक वो पार्ट हो गया। सीट इसका बहुत ही अच्छा है। कैसे? तो एक तो सीधा नहीं है, आप बाइक के अंदर घुसकर बैठते हो तो एक पोस्चर बना रहता है अपराइट टाइप का। तो हैंडल राइजर की जो जरूरत है वो पर्सनली फील नहीं हो रही इस बाइक में। इसके पहले हंटर था तो उसमें मैंने भी हैंडल राइजर लगवाया हुआ था ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, बट इसमें वो फील नहीं आ रहा क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है और इसके फुट पैक्स ऊपर है। तो एक प्रॉपर, क्या बोलूं, उसको पकड़ वाली पोजीशन बाइक पर बनकर आती है। तो एक अच्छी बात लगी मुझे इस गाड़ी में। उसके बाद आते हैं इसके वाइड रियर टायर्स, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, बहुत अच्छे हैं। आगे की टायर की ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। ब्रेक्स अगर मैं कहूँ अच्छे हैं, आगे वाला ज्यादा इफेक्टिव है, पीछे वाला कम इफेक्टिव है, जो कि हर बाइक में होता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। इंजन आपका बहुत टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, 40 का पीएस में आपका मतलब पावर बहुत है। अगर आप खास करके परफॉर्मेंस मोड में अगर बाइक को आप ड्रैग कर रहे हो तो मतलब आपको ऐसा लगेगा आप रॉकेट पर बैठे हुए। तो ये थी इसकी एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या है, अगर आप इसके मीटर पर आए तो मीटर पे तो बहुत सारा ऑप्शंस हैं इसमें। अगर दिखाएं उसको तो आप ये देखो, इसमें राइड मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते थे। तो इको मोड में आप जब बाइक चलाते हो तो फर्स्ट 4 गियर्स में ये 20 से 25 bhp जनरेट करता है। तो बाइक में उस समय आपको थोड़ा सा पावर लैग महसूस होगा, लेकिन नोटिसेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो हो गया, वैसा नहीं है, ऐसे भी बहुत आपको पावर मिल रही है। तो सिटी में इको मोड चलाकर अगर आप बाइक चलाएं तो माइलेज थोड़ा अच्छा रहता है। और परफॉर्मेंस मोड में तो माइलेज ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा क्योंकि बाइक अपनी पीक पावर पे चलती है। नेक्स्ट आते हैं इसके हेडलाइट्स पे। तो हेडलाइट में क्या है कि हेडलाइट इसका अच्छा है। अभी तो ऑलमोस्ट सारे बाइक्स में हेडलाइट यही आ रही है रॉयल की। 4 इसमें एलईडीज हैं, ऊपर 2, नीचे 2 और डीआरएल है। तो इसका जो थ्रो है लो बीम का थ्रो बहुत अच्छा है, बट हाई बीम मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा कमजोर है। तो जो जनरल हमेशा राइड करने वाले राइडर्स हैं उनको चाहिए, उनको फॉग लैंप्स की जरूरत पड़ेगी। या तो आप स्पॉट लगाओ या बीम लगाओ, जो भी लगाओ, लेकिन जरूरत पड़ेगी। बट एक जनरल राइडर, जनरल कम्यूटर या थोड़ा बहुत राइड जैसे शिमला मनाली तक जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स की जरूरत नहीं है, ये लाइट सफिशियंट है। बहुत ज्यादा टूरिंग पे आपको लाइट्स की जरूरत पड़ती है। इसके स्विच अच्छे हैं, वही जो पुराने वाले स्विच होते हैं जिन इसके रॉयल एनफील्ड के, वही हैं, बस एक एक्स्ट्रा एक जॉयस्टिक यहाँ पर दिया गया है। टैंक 11 लीटर का है, ये मुझे एक थोड़ा सा फ्लॉ लगा क्योंकि 11 लीटर का टैंक इतने हैवी इंजन पे सही नहीं है। एटलीस्ट 15 लीटर का टैंक होना चाहिए था, जैसे हिमालयन में 17.5 लीटर का टैंक है, एटलीस्ट 15 लीटर तो इसमें चाहिए क्योंकि बाइक आपकी माइलेज
सिटी में अराउंड 25-26 देती है, तो रिजर्व टू रिजर्व, पूरा एम्प्टी नहीं, रिजर्व टू रिजर्व का जो आपका रेंज है वो 180 से 190 किलोमीटर का ही है, तो जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा। अगर ये 200 तो नहीं, 250 के अराउंड का होता माइल रेंज, तो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता आपके लॉन्ग राइड्स में। अगर यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपका क्या प्रॉब्लम था इस गाड़ी में कि आपके जो छींटे हैं वो सिंपली आपके पिलियन पे डायरेक्टली पड़ जाता था, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये गाड़ी नॉट यूजेबल है रेनी सीजन में, आप यूज ही नहीं कर सकते हो, नहीं तो पीछे समझ लो आपका पूरा भीगा हुआ है। तो उसके बाद आपका क्या है, तो इसमें मैंने तो लेते साथ ही इस चीज का कंप्लेन कर दिया था कि भाई ये गाड़ी में से छींटे पड़ रही है, तो रॉयल इनफील्ड ने उस समय ये बोला था कि इसका पार्ट जल्दी ही वो एज एन एक्सेसरीज बना कर देंगे, और 2 दिन पहले वो एक्सेसरीज बन के आ भी गई है। पूमा सर्विस सेंटर में अवेलेबल भी है, नोएडा सेक्टर 62 में, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। बेसिकली वो क्या है, वो हिमालयन 450 का जो आपका ये वाला पार्ट है वो आप देखोगे तो वो चौड़ा है, इसमें सिंपली ये वाला पार्ट इसमें है, ये सब खाली है, ये मैंने एक देसी जुगाड़ लगाया हुआ है, तो ये सब खाली है, तो यहाँ से सारा कचरा बाहर आता था, तो आप उमा से वो पार्ट को खरीद सकते हो। और मुझे जैसा लगता है कि उन लोगों को ये बात पहले से पता थी कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तभी उन्होंने इतनी जल्दी इसकी एक्सेसरीज डिजाइन भी कर दी है, और एक्सेसरीज डिजाइन करने से पहले उसके बोल्ट्स का स्पेस भी इन्होंने छोड़ रखा। अगर हम लोग इसका नीचे देखते हैं, जैसे कि मैंने ये क्या लगाया है, ये एक पुराने कार का बम्पर का टुकड़ा है, इसको मैंने अपने हिसाब से काटा, यहाँ पर, यहाँ एक दो और एक यहाँ, 3 जगह इन्होंने बोल्ट्स के जगह पहले से ही छोड़ रखे थे, तो मैंने 2 तो यूज किया, तीसरा का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ वाला बोल्ट यूज कर लिया जो इस प्लेट पे लगा रहता है। तो एक तरह से 3 प्लेट पे ये बिल्कुल ही मजबूती से बैठा हुआ है, और आप देख ही रहे हो कि कितना गंदा इसने यहाँ से बचाया जो मेरे डायरेक्टली सीट पर आता है। अभी जो एक्सेसरीज एज एन एक्सेसरीज डिजाइन की है उसकी चौड़ाई इतनी दूर तक ही है, तो मुझे लगता है कि वो 100% इफेक्टिव नहीं होगा, उसके बावजूद भी आपको छींटे पड़ेंगे। ये मेरा उससे ज्यादा अच्छा है, तो मैं तो अभी इसी के साथ जाने वाला हूँ जब तक कि ये टूट ना जाए या खराब नहीं हो जाए। तो वो बात थी। इसके फ्लॉज में से एक सबसे बड़ा फ्लॉज तो आपने ये देख ही लिया जो था, अब लेकिन नहीं है क्योंकि एक्सेसरीज डिजाइन हो गए। एक दूसरा फ्लॉ में आते हैं, टैंक का लीटर का भी मैंने बोल दिया कि टैंक बड़ा होना चाहिए। तीसरा फ्लॉज है, आप यहाँ देखो, पता नहीं इसको फ्लॉ कहेंगे या क्या कहेंगे क्योंकि हिमालयन में भी है, ये साइन आपका मोड का है कि आप किस मोड पर बाइक चला रहे हो। ये परफॉर्मेंस मोड है, अगर आप इस मोड से चेंज करते हो, इसको इको पे लाते हो, तो ये थोड़ी देर बाद में इको का साइन आ जाएगा, यहाँ आ गया। आप जैसे ही इसको बंद करते हो फिर से ऑन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। बाइक जिस मोड में बंद हुई है उसी मोड में अगर वापस आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये देखो, ये परफॉर्मेंस मोड। तो अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आपको हर बार इंजन बंद करके ऑन करने पे मोड चेंज करना पड़ जाएगा, ये वहीं रहना चाहिए। अगर वैसा रहता तो अच्छा होता कि जिस मोड में आपने छोड़ा उसी मोड में बाइक फिर से स्टार्ट। दूसरा फ्लॉ है, मतलब इसके नेक्स्ट फ्लॉ है, आगे से अगर देखें तो हेडलाइट पे अभी सिंपल चाबी ऑन किया हुआ है तो इसके TRLs जल रहे हैं। अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दूं तो इसका पूरा हेडलाइट जल गया। अब अगर मैं इंजन किल स्विच करता हूँ, चाबी बंद नहीं कर रहा, सिर्फ किल कर रहा हूँ, तो आइडियली क्या होना चाहिए, आपकी हेडलाइट बंद हो जानी चाहिए कि वो बैटरी सेव करता है, बट इसकी सारी हेडलाइट चलती रहती है, TRL पर ये वापस नहीं जाता। तो इसलिए अगर आप ट्रैफिक जाम में खड़े हो या कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ी देर 5-10 सेकंड के लिए तो ये पार्ट ठीक है, बट अगर उससे ज्यादा आपको रुकना पड़ रहा हो तो आपको चाबी बंद करके फिर से ऑन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बैटरी ड्रेन होती रहेगी, आपके हेडलाइट्स पूरा जलता रहता है। ये सब जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें मैंने रॉयल एनफील्ड पे पहले से ही रेज कर रखी है। अब देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जब इसका वो करते हैं तो इन सब चीजों को वो फिक्स करते हैं कि नहीं। रेडिएटर इसका बहुत अच्छा है, 350 सीसी की इंजन में मैंने देखा है जो एयर कूल्ड हुआ करते थे, यहाँ से इतनी हीट जनरेट होती थी कि आपके पैर पे ऐसा लगता था कि पैर बिल्कुल रोस्ट हो जाएंगे, बट इसके रेडिएटर से कंपैरेटिवली बहुत लेस हीट जनरेट हो रही है इंजन में। इंजन से तो बिल्कुल भी पैर पे हीट नहीं आ रही है जैसा अभी तक देखा है मैंने,
बट जब रेडिएटर का फैन चलता है तब ऑब्वियसली ये सारा जो हवा है आपके राइट पैर पे पड़ता है, तो उस समय आपको गर्मी लगेगी। बट कंपैरेटिवली 350 सीसी से कम हीट जनरेट कर रहा है एंड इसके बाद मैं इसमें और आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। तब तक आप बाइक का एक बार रिव्यू देखिए। अब इसमें एक चीज है, आप देख रहे होंगे कि ये आपका इंडिकेटर है। तो पीछे आगे के लिए तो इसको इंडिकेटर बोल लीजिए, बट पीछे के लिए इसको हम लोग इंडिकेटर नहीं बोलते हैं। रॉयल एनफील्ड वालों ने एक नया टर्म यूज किया है, ट्रैफिकेटर, क्योंकि पीछे कोई टेल लाइट नहीं, इस यही टेल लाइट है, यही आपका इंडिकेटर है। तो इसको वो एक नया टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं कि ये ट्रैफिकेटर है। तो एक वो अच्छी चीज है, अच्छा भी लगता है देखने में। अगर बाइक का ऑनेस्ट माइलेज का बात किया जाए तो माइलेज को हम लोग तीन भाग में बांट देते हैं। पहला है हाईवे टू हाईवे। अगर हाईवे टू हाईवे में आप अंडर 100 चला रहे हो, 80 टू 100 के क्रूजिंग स्पीड पे, तो शायद आप बिलीव ना करें कि ये 38 के अराउंड का माइलेज दे रही है। बिलीव कैसे करिएगा कि आप बोलिए यार इतना कैसे दे सकती, तो आइए आपको उसके लिए भी दिखाते हैं। 6 मीटर पे अभी हम लोग सुबह से ट्रिप पे निकले हैं, ऑलमोस्ट 87 किलोमीटर हमने चलाया है और माइलेज देखिए 38.2 का है। अगर इसको ज्यादा डिटेल करें, डिजिटल मोड में ले जाएं, तो ये देखिए ये हमारा ट्रिप है। 87.6 किलोमीटर हमने चलाया, जिसमें 38.2 का माइलेज मिल चुका है हम लोगों को। मैक्सिमम स्पीड मैंने 131 चलाई और 1 घंटे 15 मिनट में हमने 87 किलोमीटर चलाया है, जिसमें कि एक दो जगह थोड़ा बहुत जाम भी था। तो अगर आप बाइक को बहुत ही रिलैक्स तरह से बिना स्ट्रेन दिए चलाते हैं तो 35 का माइलेज हाईवे पे कहीं नहीं गया है आपका। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी है वो शायद यूट्यूब पे आ चुकी है कि आ जाएगी आजकल में, उसमें मैंने सिटी माइलेज डाल दिखाया है। सिटी माइलेज को मतलब क्या चीज को मैंने ट्रैक किया है, वो ट्रैक ये है कि मैं गाजियाबाद से गुड़गांव अपने ऑफिस गया हूँ और गुड़गांव से वापस आया हूँ। दैट इज अ टोटल ऑफ 110 किलोमीटर। तो जो लोग एनसीआर में रहते हैं उनको पता है कि गाजियाबाद से गुड़गांव जाने में कितनी जगह जाम लगता है पीक आवर्स में। पीक आवर्स कहने का मतलब 9 टू 9:30 में मैं जाता हूँ और अराउंड 5 टू 6 में वहां से वापस आता हूँ। तो इस समय 62, 63, CISF इन सब जगहों पे जाम लगा ही रहता है। NH48 गुड़गांव में भी जाम रहता है। DLF के पास मेरा ऑफिस है, तो उसमें भी 28.6 का माइलेज दिया, जो मुझे लगता है सही है। तो सिटी में 28.6, हाईवे पे 35 अराउंड, और गली कूचे में आपको 20, 21, 22, 23 से ऊपर नहीं देगी, क्योंकि गली कूचे में आप बाइक चलाते कम हो, रोकते ज्यादा हो। फर्स्ट सेकंड गियर से थर्ड में नहीं जाता, तो उसका माइलेज को आप करो ही मत, उसको माइलेज के कंपैरिजन में लाओ ही नहीं। तो ये सारी बातें मुझे ऐसी लग रही थी कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब इसको भी अगर कोई लोग ओनरशिप रिव्यू नहीं बोले तब तो फिर ओनरशिप क्या होता है वो पता नहीं। एक चीज और बता दूं, एक लेटा हुआ मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम आपको यहाँ दिखता है, जो कि काफी रिस्पॉन्सिव है। 7 स्टेज एडजस्टेबल भी है कि आपका पेलोड क्या है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो कंपनी बाय डिफॉल्ट देती है वो सबसे लीस्ट पोजीशन पे रहता है। लीस्ट पोजीशन कहने का मतलब सबसे ज्यादा सॉफ्ट पोजीशन पर ये अभी है। अगर आप सिंगल चलते हो एक बैग वैग के साथ, तो ये पोजीशन सबसे अच्छा है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, लाइक मोर देन 120 केजी, डबल चलते हो, तो आप इसको तीसरे या चौथे पोजीशन पे भी रख सकते हो। तो बस मेरे हिसाब से यही कहानी है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं बताने को। नेक्स्ट वीडियो का कुछ कंटेंट बनाते हैं तो फिर आपको बताते हैं उसमें क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि जानते सब हैं बट करता कोई नहीं है। जहाँ भी आपको मुड़ना हो प्लीज़ इंडिकेटर का यूज़ करिए, और अगर आप हाईवे पर हों तो इवन लेन चेंज करने के लिए भी यूज़ करिए। हाईवेज पर कभी भी रेस मत करिए, क्योंकि वो एक रोड है, ट्रैक नहीं है। हाईवेज पर सावधान रहें, सतर्क रहें। साइनिंग ऑफ।